नमस्कार, मेरा नाम है हरीश सहारण और आप देख रहे हैं द लोकदूत। ये जो जगह आपको पीछे दिख रही है ये डीयू का सीएलसी है। सीएलसी यानी वो जगह जिसने इस देश को ब्यूरोक्रेट से लेकर एमपीज यानी पार्लियामेंट के लोग और कोर्ट में बैठने वाले वकील से लेकर जज तक सब लोग दिए हैं। लेकिन लगभग 2:30 बजे का समय हो चुका है और इस समय हम यहाँ पर इन छात्रों के बीच में बैठे हैं। ये वही छात्र हैं जो कल को देश के विभिन्न अहम पदों को संभालेंगे। जब हम बात करें यहाँ से अहम पदों को संभालने वाले लोगों की, तो उसी के साथ डीयू जिसका सीएलसी एक भाग है, उसी के अंदर जब हम जेटली साहब से लेकर वर्तमान के प्रेसिडेंट अक्षित दहिया तक आते हैं तो वो भी इसी सीएलसी ने दिए हैं। परंतु ऐसा क्या घटित हुआ जिसके चलते इस समय 2:30 बजे ये छात्र यहाँ पर धरना देने को मजबूर है, भूख हड़ताल करने को मजबूर है। ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रशासन के द्वारा इनको कोई सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई गई जिसके चलते इनको पुलिस को बुलाना पड़ा, ये इन छात्रों का कहना है, और पुलिस की गाड़ी से उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ा। क्या माजरा है, क्या दिक्कतें हैं, ये संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, भूखे रहकर गांधीवादी तरीके से अपनी मांग मनवाने की ये नौबत क्यों आ पड़ी है, आइए जानते हैं छात्रों से। नमस्कार, आपका नाम क्या है पहले तो आप ये बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश सातड़ा है। आप यहाँ पर इस समय जब हम बैठे हैं और आप भूख हड़ताल करने को मजबूर हैं, हम तमाम तरह के पोस्टर देख पा रहे हैं, तो ये हालात क्यों हैं, आपकी मांगे क्या हैं, ये मामला क्या है? सबसे पहले तो रात के इस 2:30-3 बजे द लोकदूत हमारे बीच में पहुंचा है, हम सब की परेशानियां जानने के लिए पहुंचा है। उसके लिए लोकदूत की पूरी टीम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप देख पा रहे हैं सीएलसी के इस प्रांगण में सारे छात्र आंदोलनरत हैं और आंदोलन का कारण है छात्र संघ के चुनाव और सेकेंड सेमेस्टर एलएलबी की जो परीक्षाएं हैं उन दोनों का एक साथ होना। पूरी डीयू में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी फैकल्टी नहीं है, कोई यूजी, कोई पीजी, कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई हैं। सब में परीक्षाएं पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी हैं। एकदम आराम से सारी परीक्षाओं का कार्यक्रम निर्धारित रूप से पूर्ण हो चुका है। मैं ये एक चीज़ आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि परीक्षाएं और चुनाव एक साथ का आपने बोला, एक साथ से क्या मतलब है? एक साथ से मतलब ये है कि हमारी परीक्षाएं चालू होंगी 16 से, जो चलेंगी 27 तक, जो अभी तक फैकल्टी का आया है एग्ज़ाम डेट शीट उसके अनुसार। और जो डूसू के लिए जो यूनिवर्सिटी ने, विश्वविद्यालय ने जो तिथि जारी की है चुनाव की, वो है 22, और जिसके लिए 12 को नामांकन और 13 को फाइनल पब्लिक का लिस्ट का पब्लिकेशन होगा। तो आप ज़रा खुद सोच के देखिए कि इस दौर में जहां एक तरफ चुनाव होंगे, एक तरफ एग्ज़ाम होगी, एक द्वितीय सेमेस्टर का छात्र एलएलबी का यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो वो चुनाव लड़ेगा या वो पढ़ेगा, या एक वो छात्र जो घर पे पढ़ रहा है वो क्या दूर से चलकर एग्ज़ाम के इस कठिन समय में वोट डालने सीएलसी पहुंचेगा। ये एक बहुत ही बड़ा सोचने का विषय है। इस विषय पर काफ़ी गंभीर विषय है, लेकिन प्रशासन अपनी आंखें मूंदे हुए इस मामले में बैठा है। आज तीसरी संघर्ष की ये जो सुबह उग रही है, जो सूरज उग रहा है, इसमें हम लगातार 3 दिनों से फैकल्टी के पूरे विद्यार्थी, सीएलसी, LC1, LC2, हर एक छात्र यहाँ सुबह से शाम डटा हुआ है। हम 3 दिन से, मैं मेरे साथी 3 दिन से हम ठीक परसों 29 की सुबह 9 बजे से अब तक लगातार 29 की पूरा दिन, पूरी रात, 30 की पूरी रात, और आज 31 की सुबह उग रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से हमारी मांगों का, जो मांगे एकदम जायज़ हैं, हर तरह से उचित हैं, अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी जाती है तो ये एलएलबी के द्वितीय सेमेस्टर की, या पूरी एलएलबी की आप कह लीजिए, पूरी फैकल्टी की कह लीजिए, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा। और एलएलबी के छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो, उससे गंदा वाकया मैं समझता हूँ मेरी नज़र में और कुछ हो नहीं सकता।
अभी सातरा जी ने कहा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में निवास करते हैं। भारत को विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था माना जाता है। जब भी लोकतंत्र की बात होती है तो भारत का नाम सर्व जो सबसे ऊपर के जो देशों के नाम आते हैं उनमें से एक नाम भारत का लिया जाता है। परंतु अभी सातरा जी ने आरोप लगाए कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन है। तो आप भी बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं, आपका नाम क्या है, और आप भी क्या सेम इनकी जो समस्याएं हैं उनसे ताल्लुकात रखते हैं? क्या आप भी इन्हीं के डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हैं? आपका ईयर भी क्या इनके जैसा ही है, या फिर ये क्या केवल एक क्लास की दिक्कत है, ये केवल एक पर्टिकुलरली टाइम पर जिन लोगों ने एडमिशन लिया उनकी दिक्कत है? ये माजरा क्या है? आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप ये बताइए। मेरा नाम प्रिंस कुमार है जी मैं LC2 3rd ईयर का छात्र हूँ। जी जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बोल भी नहीं पा रहा। पिछले 3-4 दिन से, जैसा कि भाई ने बताया, जी पिछले 3 दिन से मैं भी अनशन में बैठा हूँ। जी और इनकी बात जहाँ तक है लोकतांत्रिक हत्या, हम लॉ के स्टूडेंट हैं। जी अगर हम अपने हक की बात नहीं कर पा रहे तो हम दूसरों की हकों की बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कल को हम में से कोई लॉयर एडवोकेट बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई देश की सेवा में जाएगा, लेकिन हमारी ही बात कोई नहीं देख रहा है। जैसा कि मैं 3rd ईयर का छात्र हूँ, हमारे साथी जो भी हैं जी जो दूसरी सेमेस्टर के हैं, उनका ना तो समय पे पेपर लिया जा रहा है। अगर बीच में चुनाव होते हैं तो पहली चीज़ कैंपेनिंग में उनका जो टाइम है वो बर्बाद होगा। जी 3 महीने का सेमेस्टर है, उसमें उनके साथ पढ़ाई भी नहीं हो पाई, बहुतों की सिलेबस पीछे रह गई है। जी तो वो बच्चा खुद बढ़ेगा, अपना भविष्य बनाएगा, या वो चुनाव को बचाएगा, या खुद उसमें पार्टिसिपेट करेगा? तो ये स्टूडेंट वेलफेयर की हत्या है। और ये फैकल्टी को पता थी कि जब चुनाव हो रहे हैं तो ये भेदभाव हमारे साथ क्यों हमें अधिकार नहीं है? जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद कहती है कि जब कहीं पे चुनाव हो रहा है तो आपका राइट है कि आप वोट दो। वो एक त्यौहार की तरीके सेलिब्रेट करते हैं। जी बहुत सारे बच्चे हैं 4 साल के बाद आज यूनिवर्सिटी में चुनाव होने जा रहे हैं। तो अगर हम चुनाव पहली बार देख रहे होंगे, हम में से बहुत सारे छात्र हैं जो पहली बार चुनाव देख रहे हैं, तो उनके मन में एक लालसा होती है कि हम भी EVM पे बटन दबाएं, हम भी डेमोक्रेसी में अपना राइट योगदान दें। तो हमारे साथ वही नहीं होगा। तो यह सरासर एक छात्र की जो राइट है उसकी हत्या हो रही है लॉ कॉलेज के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लॉ कॉलेज में हम सेफ नहीं है तो क्या हम भारत में सेफ हो पाएंगे? क्या हम अपने अधिकार को बचा पाएंगे? सेफ होने की जो बात है वो आपकी बैठी हुई आवाज़ से साफ तौर पर जाहिर हो रही है, लेकिन इस बैठी हुई आवाज़ के पीछे का कारण क्या है? देखिए, जितना मेरी आवाज़ निकली, मैंने डीन को, फैकल्टी को, सबको पुकार लगाया, आवाज़ लगाई, लेकिन उनकी कानों तक जू नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं पंखा है ऊपर, हम सारे लोग अपने घरों से चादर गद्दे लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो बढ़िया वहाँ अपने बंगले में AC में बैठे हुए हैं। उनकी कानों तक अभी भी जू नहीं रही है। मेरी आवाज़ तब तक कायम रहेगी जब तक वो सामने ना आ जाए। मैं तब तक डटा रहूँगा, छात्रों के हित में प्रदर्शन करता रहूँगा, क्योंकि यह हर एक छात्र के हक की लड़ाई है और मैं जहाँ तक होगा मैं लड़ता रहूँगा। आप भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? जी, पिछले 24 घंटे से जब भाई ने संकल्प लिया था तो हमने भी संकल्प लिया था कि जब हम में से कोई भाई हमारे लिए खड़ा हो रहा है तो हम क्यों ना उसका साथ दें और उसकी इस लड़ाई में साथ दें। आप भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जितनी हमारी पहले बात हुई थी। तो ये जो भूख हड़ताल पर बैठने का माजरा है ये यहाँ तक क्यों पहुँचा? केवल प्रोटेस्ट से काम क्यों नहीं चला? केवल आप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उससे काम क्यों नहीं चला? आपने ये तरीका क्यों इख्तियार किया? जैसे कि हमने यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट करा था तो जॉइंट प्रॉक्टर मैम आए थे जी, पर उनके तरफ से सिर्फ मुंह जुबानी आश्वासन था कि हम आपकी बात रखेंगे। क्या एग्जैक्ट आश्वासन क्या था, अगर आप बता कि पाएं? हम लोग आपकी बात जाके VC साहब के सामने रखेंगे और फिर देखते हैं कि वो क्या करेंगे। हमारी ये मांग थी कि आप हमें लिखित में दीजिए, उसके बाद ही हम यहाँ से खड़े होंगे। उसके बाद में ये चीज़ नहीं हुई तो फिर हम लोग बैठे
और फिर हमने ये प्रण लिया, भाई साहब ने ये प्रण लिया कि हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे ताकि हम दबाव बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम अपने साथ जोड़ सकें। आपका नाम क्या था? मेरा नाम हरिंदर सिंह मील है, मैं CLC फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। अच्छा, तो आपके भी एग्जाम के साथ ही जी। चुनाव वाला जो मामला है वो अटका हुआ है। जी, मेरा भी सेकेंड ईयर ही है, हमारे एग्ज़ाम 16 तारीख से चालू हैं। तो आपको इस बात से दिक्कत क्या हो रही है? क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अगर नहीं लड़ने जा रहे हैं तो संभावित नुकसान क्या है जो आपको इस बात की वजह से झेलने पड़ेंगे? मैं चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ, बट आप ये समझिए कि वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है वोट डालना। अगर हम लोग यहाँ पर एक्टिव नहीं होंगे, अगर बच्चों में उत्सुकता नहीं होगी, तो आगे जाके हम सरकार के लिए भी वोट डालने में वो चीज़ नहीं हो पाएगी, इतना मतलब सीरियसनेस नहीं होगी। इसलिए हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया है। और ये मुद्दा हमारा ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आपस में बैठ के कुछ करा हो। हमने एक सजेशन बैलेट चलाया था, इसके अंदर जेपी ने चलाया था। उसमें ज़्यादातर बच्चों के जो रिस्पॉन्स आया था उसमें सबका ये था कि जो एग्ज़ाम है वो चुनाव के बीच में हो रहे हैं, इसको आगे किसको आइए ताकि हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। और कैंप इसमें DU के अंदर 4 साल बाद जाके इलेक्शन हो रहे थे। बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है इस चीज़ को लेके, और सबके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद में जो बच्चे 12th से आए हैं, जो ग्रेजुएशन से आए हैं, उनको 4 साल उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं करा है, उनके लिए पहली बार है। आपने आवाज़ उठानी सबसे पहले शुरू की, जितना मैं यहाँ पर बात करके समझ पाया हूँ। तो ये तजुर्बा कहाँ से आया और आपने ही पूरे इस CLC में से सबसे पहले ये कैसे निर्धारित किया कि आपको इस मुद्दे पर आवाज़ उठानी चाहिए? आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसलिए आपने किया, या फिर लोगों के हितों को देखते हुए किया? इस बात के पीछे का कारण क्या है? देखिए, राजनीति की जो पहली सीढ़ी है वो छात्र संघ का चुनाव है। जी। संभवतया एक इंसान, चाहे युवक हो युवती हो, संभवतः पहली बार वो मतदान करता है जी। वो छात्र संघ के चुनाव में करता है। जी। हम 18 वर्ष की आयु तक, और 18 वर्ष की आयु से पहले हम कॉलेज में पहुंच जाते हैं, महाविद्यालय में पहुंच जाते हैं, जहां हम पहली बार वोट डालते हैं, हम लड़ते हैं, देखते हैं, नामांकन भरते हैं, प्रत्याशी खड़े होते हैं। एक चुनाव एक मेले की तरह एक उत्सुकता के साथ, पूरा जोश के साथ, जुनून के साथ लड़ा जाता है। मैं भी अपने UG के दौरान 2019-20 में रामजस महाविद्यालय से, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी संस्था है UG के तौर पर आप माने तो, उसका छात्र संघ अध्यक्ष रहा था। वहाँ मैंने चीज़ों को बारीकियों से देखा, हर चीज़ को जांचा परखा। छात्र हितों के लिए मैं सदैव संघर्षरत रहा, और वो तजुर्बा, वो मेरा एक्सपीरियंस, वो चीज़ें आज मेरे काम आ रही है, मेरे साथियों के पूरे CLC के काम आ रही है। जब मैंने पाया कि जो हमारे एग्ज़ाम हैं और जो हमारे चुनाव की तारीखें हैं वो एक साथ हैं, उस दौरान हमने एक सजेशन ड्राइव स्टार्ट किया कि आपको CLC में या आपकी एकेडमिक में, चाहे इंफ्रा में, चाहे किन्हीं भी परेशानियों को लेकर, जब आप CLC के गेट के अंदर घुसते हैं, उससे लेकर अंतिम छोर तक आप क्या क्या कमियां महसूस होती हैं, बहुत सारे उसमें सजेशंस आए। उसमें बहुत सारे सजेशंस में ये भी एक परेशानी थी कि जो हमारे चुनाव हैं और जो हमारी परीक्षाएं हैं वो दोनों एक साथ हो रही हैं, जबकि हम पहली बार अपने मतदान का उपयोग करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है, और हम चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से इसमें इन्वॉल्व हों, जी। एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से फ्री रहें। हम पढ़ाई अपनी धीरे धीरे करते रहें, लेकिन हमें एक टाइम मिलना चाहिए ताकि हम दोनों तरफ, ना ये हो कि पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ये हो कि हम छात्र संघ चुनाव में भाग नहीं ले रहे, छात्र संघ चुनाव में भाग ले रहे हैं तो ये है कि हम पढ़ नहीं रहे। दोनों गतिविधियां अपनी अपनी जगह सही हैं, उचित हैं, और हम दोनों गतिविधियों में पूर्णतया शामिल होना चाहते हैं। तो उसी के अनुरूप 29 तारीख को, ठीक परसों सुबह 9 बजे से हमने, मेरे साथियों ने एक जो छोटी सी मुहिम, छोटी सी जंग जो प्रशासन के विरुद्ध जो शुरुआत की थी, वो धीरे धीरे भाइयों के प्यार से, स्नेह से एक बड़ा काफिला बनता गया। और आज आप देख पा रहे हैं कि उसी प्यार, स्नेह, उसी आशीर्वाद से हम रात के 3 बजे भी आपको CLC का जो प्रांगण है उसमें कहीं भी कोई बेचैनी या कोई शारीरिक थकावट कुछ नहीं मिलेगी। युवा जोश, जुनून के साथ मैदान में डटे हुए हैं, और वो एक ही
चाहते हैं कि जो डीयू का प्रशासन है, जो फैकल्टी ऑफ लॉ का प्रशासन है, वो जल्द से जल्द स्थिति को क्लियर करे और हमारे चुनाव और जो हमारी परीक्षाएं हैं उनमें पूर्णतया एक गैप दे, ताकि हमारे छात्र, फैकल्टी के जो छात्र हैं, वो दोनों जो त्यौहार, जो एक मेन पीडी है, जो एक मेन सीडी है, दोनों पीडी मान लो, सीडी मान लो, छात्र संघ के चुनाव और परीक्षाएं जो विद्यार्थी के जीवन में दोनों अहम रोल अदा करते हैं, उन दोनों में पूरे जी जान से, मन से, जोश से, जुनून के साथ शामिल हो सके, बस यही हमारी मांग है। आपने जोश की बात की कि संघर्षों के दौरान जो मुस्कुराने की जो परंपरा है उसको आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं जब यहाँ आ रहा था और उस दौरान मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई तो जो बात मेरे को पता लगी वो ये थी कि आप ही के बीच से एक जो कार्यकर्ता था, जो छात्र था, वो हॉस्पिटल पहुँच चुका है। उसके पीछे के संभावित कारण क्या रहे? उनको ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि उनको यहाँ पर सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा सकी और उनको अस्पताल ले जाना पड़ा? और अस्पताल अगर लेके गए तो उसके पीछे की भी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा दिल को कचोटती हैं, उस तरह की लापरवाहियाँ। वो सारा माजरा क्या है? जी, हमारी ही टीम के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता जो हमारे साथ डटे हुए थे इस संघर्ष के अभियान में, धीरे धीरे आप देखिए आज जैसे तीसरा दिन चल रहा है, इस गर्मी के समय में एक ही एक जगह बैठे रहना, नारेबाजी करना, बिना सोए थकावट के जब हम बैठे रहते हैं, संघर्ष करते हैं, तो एक शारीरिक रूप से कमज़ोर होना एक तथ्य है और ये एक नेचुरल चीज़ है, ये होगा ही। जैसे ही उनको आज दोपहर बाद में थोड़ी परेशानियों का, भूख हड़ताल पे हम बैठे थे, परेशानी थोड़ी लगी, हमने यहाँ के प्रशासन को बताया कि भाई आप किसी डॉक्टर्स को द्वारा दिखाइए, इनको कुछ गोली मुहैया करवाइए, क्योंकि हम तो खुद बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो आप हमारे साथी की मदद कीजिए। लेकिन प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। प्रशासन इतना लचर, इतना असहाय, इतना कमज़ोर नज़र आया कि एक अपने छात्र की वो सुरक्षा नहीं कर सकता, अगर वो बीमार है तो उसको दिखा नहीं सकता। इस लाचारी ने एक मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी पीड़ा जागृत की है जिसने इस आंदोलन को और उखर और उग्र और एक इसमें तेज़ एक प्रभाव दिया है। हमारे वो अभी जो साथी कार्यकर्ता हैं अस्पताल में हैं, अभी उनकी तबीयत ठीक है। सुबह तक, अभी थोड़ी देर पहले दूरभाष पर उनसे वार्ता हुई थी, तो उन्होंने बताया कि सुबह पूरे जोश से, जुनून से वो फिर हमारे बीच लौटेंगे और जो मुहिम छेड़ी है उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसी दरमियान आपने सारे तमाम चीज़ें बता दी कि प्रशासन की लापरवाहियाँ क्या क्या रही, लेकिन जब समस्याओं का सामना करना पड़ा तब एक जो बात सुनने में आई है वो ये है कि पुलिस के वाहन के द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। पुलिस के द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाने की बजाय एम्बुलेंस का उपयोग क्यों नहीं किया गया? उसकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी? प्रशासन से आपने मदद क्यों नहीं मांगी? पुलिस को फ़ोन करने की नौबत क्यों आ पड़ी? प्रशासन से हमने मदद मांगी, हमने बार बार प्रशासन से जो यहाँ बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट की, उनके सामने हमने हाथाजोड़ी की कि भी हमारा एक साथी बीमार है, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई। हमने फ़ोन किया हेल्थ सेंटर पे, वहाँ कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं बचा। अंतिम जो हमारे पास जो ऑप्शन बचा था उसके रूप में थी हमारी पुलिस। हमने पुलिस से दूरभाष पर वार्ता की, पुलिस आई और हमारे साथी को, जो बीमार थे, काफ़ी एक कमज़ोर हो गए थे संघर्ष की एक लंबी सीढ़ी में, उनको पुलिस के वाहन से अस्पताल तक पहुंचाया गया। तमाम कारणों की बातचीत हुई कि कारण क्या हैं आपके यहाँ पर बैठने के, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसे बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आम जो छात्र यहाँ पर पढ़ने आता है उसके हक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आपका रोड मैप इस बात को लेकर क्या है कि आपको समाधान एक्चुअली चाहिए क्या? आपकी एग्जैक्ट मांगे क्या हैं? हमारी एग्जैक्ट मांग ये है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। चुनाव एक त्यौहार की तरीके भारत में मनाया जाता है, तो उसको पोस्टपोन किया जाए, इलेक्शंस अच्छे से कराए जाए,
हर एक विद्यार्थी को उसका प्रतिनिधि चुनने का मौका दिया जाए, हर एक विद्यार्थी को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। दूसरा मुद्दा कि पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो हमारी फीस थी 4,000 के आसपास, फिर वो हुई 4800 रुपये के आसपास, आज की डेट में हुए 6120 रुपये। तो ये दर साल दुगना तिगना करते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो बहुत नीचे के फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हाइक जो हो रही है फीस में उसको रोका जाए और एक आम छात्र है जिसका सपना होता है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आके पढ़े, वो पूरा हो और उसके साथ जो प्रशासन है वो अच्छी तरीके से पेश आए और कम से कम उसकी बात को सुने। जी तो जो बात अभी हुई कि आपकी मांगे जो है वो आपने स्पष्ट रूप से बता दी, परंतु यहाँ पर मेडिकल की सुविधाओं का माजरा जो है वो एकदम खोखला नज़र आया। परंतु मैं जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि क्या अन्य जो सुविधाएं थी, पीने का पानी है, आपके यहाँ पर बैठे रहने के दौरान और जो आपको समस्याएं आ रही हों, मच्छरों की समस्याएं हो सकती हैं, गर्मी की समस्या हो सकती है, क्या उससे संबंधित कोई समाधान उपलब्ध करवाए गए, या इस दौरान आप जो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं, चूँकि आप भूख हड़ताल पर हैं तो खाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा जो बेसिक नीड्स हैं उनकी पूर्ति का माजरा क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ छात्र जो पानी ला रहे हैं वो भी अपने फ्लैट से, अपने घर से लेके आ रहे हैं। हमें गद्दे लाने से, जो आप गद्दे देख पा रहे हैं, वो भी गद्दे हमें भी लाने से गार्डों द्वारा रोका गया। उसके लिए भी हमने प्रयास किए, हमने तेज़ साथियों के साथ तेज़ प्रयासों के कारण हम इन गद्दों को अंदर लेके आ पाए। आपको आप मुहैया करवाने की बात करें सुविधाओं की, वो तो रही दूर की बात। हम जो सुविधाएं जो लेके आ रहे हैं, जो हमें साथी सब मदद कर रहे हैं, वो भी हम तक पहुंचाई नहीं जा रही। ना बैठने के लिए हमें गद्दे दिए जा रहे हैं, गद्दे लाते हैं तो गार्डों द्वारा गेट पर रोक लिए जाते हैं। मच्छरों की समस्याएं हैं, आप पूरी रात यहाँ सो भी नहीं सकते। पंखा आप ऊपर देख सकते हैं, एक भी पंखा हमारे ऊपर चल नहीं रहा है। हम पूरी गर्मी में 20 परेशानियों के बिना किसी प्रशासनिक मदद के, खुद के दम पर, छात्रों के दम पर इस संघर्ष को किए जा रहे हैं, ताकि लॉ फैकल्टी के छात्र, खास करके मैं जिस सेंटर से आता हूँ CLC के किसी भी छात्र को कभी ये परेशानी नहीं हो कि मैं ये पढ़ूँ या मैं ये इस उत्सव में, लोकतांत्रिक उत्सव में भाग लूँ। वो एकदम अपने फ्री माइंड से अच्छे से पढ़े और अच्छे से चुनावों में भाग ले। उनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, साथीगण संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष में सभी का खूब प्यार स्नेह मिल रहा है। आज जैसे राखी का त्यौहार था, इस संघर्ष के कारण घर नहीं जा पाए तो हमारी बहनों ने धरना स्थल पर आकर राखी बांधी। तो इन तथ्यों से एक चीज़ दिखती है कि जो प्यार है, जो स्नेह है, वो हर रूप से, हर तरह से हमें मिल रहा है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से CLC के तमाम छात्रों को बताना चाहता हूँ कि अंतिम सांस तक जो यहाँ टीम बैठी है, जो यहाँ छात्र बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, आपके लिए लड़े हैं, लड़ते आ रहे हैं और जीवन भर लड़ते रहेंगे। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो ज़रूरी हो जाता है पूछना, वो ये है कि वर्तमान जो डूसू के अध्यक्ष हैं, जिसके अंतर्गत आपका CLC आता है, क्या आपके सीनियर भी हैं, वो इसी आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहीं से वो अभी अपनी पढ़ाई जारी भी रख रहे हैं, उनका सहयोग क्या मिला आपको? उसके अलावा इतने बड़े बड़े सीनियर्स आपके यहाँ से निकले हैं, जो आपके एलुमनाई हैं, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की, क्या वहाँ से कोई आपको आश्वासन आया है? आपके सपोर्ट में किसी ने कुछ कहा है? और नहीं कहा है तो इस बात पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? जी, हमारे सारे सीनियर्स हैं, वो यही चाहते हैं और यही उनका नज़रिया है कि हमारे जो हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं का सामना ना करें। लेकिन सीनियर्स के हाथ भी एक सीमित अवस्था तक बंधे हुए हैं। ये काम जो हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे ठीक हों, ऐसे पेपर हो, ऐसे एग्ज़ाम हो, तो ये प्रशासन का काम है। एक हमारा सीनियर भी हमारी तरह ही मांग कर सकता है, और हमारे सारे सीनियर साथी, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों,
हम सारे जूनियर्स पे हमेशा प्यार स्नेह रखते हैं और रखते आ रहे हैं और आगे भी रखेंगे। उनसे हमारी कोई ऐसे नहीं है कि वो व्यक्ति ने नहीं किया, उस व्यक्ति ने किया, सब हमारे साथ है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो प्रशासन से है, और वो प्रशासन से जब तक वो हमें, हमारे छात्रों को उनके अधिकार नहीं देती, वो लड़ाई जारी रहेगी। तो इस दौरान अगर आपको कल भी इस बात का समाधान नहीं मिलता है तो आगे के आपके प्रयास क्या रहेंगे, और छात्र छात्राएं जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, जिसके चक्कर में आप सभी के गले बैठे हुए हैं, उनसे आपका अनुरोध क्या है? और दूसरा मेरा सवाल कि आपको अगर कल भी इस बात का समाधान नहीं मिलता है तो आप ये जो आपका संघर्ष करने का तरीका है, इसमें कोई नए बदलाव करेंगे या ये संघर्ष का तरीका क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात एक उम्मीद होती है, उम्मीद के अनुसार काम किया जाता है। जी, हमें पूर्णतः उम्मीद है, उम्मीद प्रशासन से नहीं, उम्मीद हमारे संघर्षों से, कि हमने जो संघर्ष किए हैं उनके परिणाम स्वरूप उस उम्मीद में हम बैठे हैं कि हमें आज सफलता हासिल होगी। और प्रशासन को कोई लिखित में हमें नोटिस देना ही पड़ेगा। अगर प्रशासन की तरफ से आज कोई लिखित में आदेश नहीं आता है तो हम निरंतर, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, चाहे 1 महीने ना आए, हम इसी तरीके से साथियों के साथ वार्तालाप कर नए तरीक़ों से, नए सैद्धांतिक तरीक़ों से, नए संवैधानिक तरीक़ों से, नए अच्छे तरीक़ों से, जिसमें कोई भी हिंसा की बात ना हो, अहिंसा का जिसमें मार्ग हो, उस मार्ग के अनुरूप हम चलेंगे। हिंसा से दूरी, अहिंसा से प्रेम, और एक डिसिप्लिन्ड वे में हम इस पूरे जो ये कार्यक्रम है, जो ये एक आग जली हुई है, आग प्रशासन से सब ठीक करवाने की, उस आग में धीरे धीरे घी के रूप में हम आहुति डालेंगे और अंतिम दौर तक इस जोश को बरकरार रखेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरे सीएलसी के साथियों से पूरे जो प्यार, जो मुझे फर्स्ट ईयर से मेरे बैचमेट से मिल रहा है, जो मुझे सीनियर से मिल रहा है, जो आने वाले जूनियर हमसे उम्मीद रखते हैं, वो सारा उन प्यार से, उस संघर्ष से हम जीत हासिल करेंगे। आपका जो आपके साथी हैं, जो छात्र छात्रा हैं जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? मेरा संदेश ये है कि पिछले 2 दिनों से मैं उनके लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि डीन की कानों तक जुड़ेंगे, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कारवा अकेले शुरू किया था कुछ साथियों के तहत, आज वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं उनसे आह्वान करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, मेरा साथ दे, क्योंकि ये लड़ाई मेरी खुद की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे छात्राओं के सारे के हक की लड़ाई में है। और मैं उस लड़ाई को अंतिम पड़ाव तक ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहीं डटा रहूँगा, यहीं बैठा रहूँगा, और मैं उनके हक के लिए चाहे कुछ भी कर गुजरना पड़े, मैं उनके लिए निरंतर प्रयास करता रहूँ। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो एक बहुत फेमस लाइन आती है जिसको हर कोई अपने मुख पर संघर्ष के दिनों में दोहराता रहता है। वो कहता है कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और इन संघर्षों के हिमालय से इनकी गंगा किस तरफ निकलती है, कब इनकी समस्याओं का समाधान होता है, ये तो समय ही बताएगा। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लोकदूत। शुक्रिया।